डर के दीवानों के लिए आपका पसंदीदा ऑडियो चैनल हॉरर अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप असली हॉरर का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी नई और डरावनी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी डर का मजा लेने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि डर यहाँ शुरू होता है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस कहानी का सूत्रधार रंजीत। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बनिए हमारा हमसफर इस डरावनी सफर पर। कब्रिस्तान का गुनाह। काली घनी अंधकारमय रात, चारों ओर कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा। सिर के ऊपर का आसमान भी काले घने बादलों से ढका हुआ है। थोड़ी ही देर में झमाझम बारिश होगी। इस तूफानी रात के अंधकार में दो लोग कब्रिस्तान में घात लगाए बैठे हुए हैं। बादलों के गड़गड़ाहट के बीच यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला है। लेकिन क्यों? क्या वे कुछ करने वाले हैं? क्या उनके मन में कोई बुरी योजना है? अगर हाँ, तो क्या? इस तूफानी बारिश की रात में गांव के अंतिम छोर पर स्थित इस कब्रिस्तान में बैठे रहने का क्या कारण हो सकता है? जरूर कोई वजह है। थोड़ी देर में यहाँ एक लाश आएगी। आएगी कहना गलत होगा, उसे लाया जाएगा। यही दो लोग उस लाश का इंतजार कर रहे हैं। कोई जिंदा इंसान किसी लाश का इंतजार क्यों करेगा? इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, अगर वह लाश उनका कोई अपना हो, और दूसरा, अगर उनके मन में कोई गहरी चाल हो। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों की बेचैन प्रतीक्षा देखकर यह कतई नहीं लग रहा था कि वह लाश उनका कोई अपना है। अचानक तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। बादलों की गड़गड़ाहट और तेज हो गई। काफी समय बीत गया, मगर फिर भी वे दोनों लाश का इंतजार करते रहे। उनमें से एक का नाम आनंद था। वह काफी परेशान हो रहा था। सब्र खोते हुए बोला, अरे और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? आसमान का हाल बुरा है। हमारा काम पूरा हो जाए तो गनीमत है। उफ, इन मच्छरों के काटने से जान निकल रही है। क्या ऐसे बैठे रह सकते हैं? क्या बोल रहा है दीपक? अरे अरे, क्या कर रहा है आनंद? क्या कर रहा है? धीरे बोल, अगर किसी ने हमें सुन लिया तो। मच्छरों के काटने से तो जान निकल रही है। देख तो, आसमान कैसे गरज रहा है। इतनी अधीरता अच्छी नहीं भाई, हमें और धैर्य रखना होगा। और सुना नहीं, जिन बादलों की गरज ज्यादा होती है उनमें बारिश कम होती है। वैसे भी अच्छी चीज पाने के लिए थोड़ी तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी भाई। मोटा पैसा कोई ऐसे ही जेब में नहीं आता। सही कह रहा हूं ना? हाँ, इसमें तो तुम सही हो। मिर्जापुर गांव में कब्र से लाशें चोरी करने का सिलसिला बहुत बढ़ गया था। पिछले कुछ दिनों से यह गांव का मुख्य मुद्दा बन गया था। इसके केंद्र में थे दो दोस्त, दीपक और आनंद। बचपन से इनकी दोस्ती अटूट थी। पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं, बस पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते थे। इधर आनंद और दीपक दोनों के पिता की उम्र बढ़ रही थी। गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा था। इसी दौरान एक दिन आनंद की माँ बोली, जरा अपने बाप को तो देख। दिन रात मेहनत करते करते क्या हाल हो गया है उसका। तबीयत खराब है, फिर भी काम पर जाना पड़ रहा है। घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। पता नहीं कल क्या खाएंगे, क्या करेंगे। और तुझे देख, सिर्फ दीपक के साथ यूं ही घूमता रहता है। उसे भी कोई चिंता नहीं। आज ही उसकी माँ से मिली थी। उनके घर की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही है। तू आखिर चाहता क्या है? जा, आंखों से दूर हो जा। कोई काम कर, वरना ये घर डूब जाएगा। यह कहकर उसने मुंह पर आंचल रखकर रोना शुरू कर दिया। माँ की तकलीफ देखकर आनंद का दिल भर आया। पर माँ, मैं करूँ तो क्या करूँ? और कौन मुझे काम देगा? मुझे तो पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता। तुझे पढ़ने लिखने से किसने रोका था? हाँ,
मैंने तो नहीं रोका। इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ में आ जाती है, मगर घर की हालत समझ में नहीं आती। देखा नहीं तेरे बाप की क्या हालत हो गई है। माँ की बातें तीर की तरह लगी। आनंद ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक काम नहीं मिलेगा नहीं लौटूंगा। यह कहकर वह भागता हुआ घर से बाहर निकल गया। घर से निकलकर आनंद भागता गया और सीधा गांव की नदी किनारे जाकर रुका। जब भी वह उदास होता वह यहीं आकर बैठता था। कुछ देर बाद दीपक भी आकर पास बैठ गया। उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। क्या हुआ, क्यों इतना परेशान लग रहा है? दीपक ने गहरी सांस ली और बोला, हालत ठीक नहीं है भाई। आज फिर से घर में जमकर बवाल हुआ। मेरे घर भी वही हालत है, आनंद ने कहा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप रहे। फिर आनंद ही बोला, अब तो कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा भाई। मेरा भी यही सोचना है, दीपक ने कहा। पर करे तो क्या करे, स्कूल की पढ़ाई तो कभी पूरी की नहीं। आनंद सोच में पड़ गया। बात गलत नहीं थी। वो कोई पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं कि बस मुंह खोलते और नौकरी हाजिर। और फिर उन्हें आता भी क्या था, कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। आखिर दीपक ने कहा, चलो यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा टहलते हैं। दोनों चलने लगे। चलते चलते सुख दुख की बातें करने लगे। बचपन कितना प्यारा था, कितना बेफिक्र। मन हुआ जहाँ घूमे। माँ बाप कुछ नहीं कहते थे। पर अब जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जबरदस्ती जिम्मेदारियां लादी जा रही थी। क्या माँ बाप नहीं समझते कि आनंद और दीपक बड़े तो हो रहे थे, पर मन अब भी बच्चा ही था। इन्हीं बातों में वह कब मिर्जापुर गांव के कब्रिस्तान तक पहुंच गए, पता ही नहीं चला। जगह सुनसान और डरावनी थी। आनंद ने हैरानी से कहा, अरे भाई, हम तो कब्रिस्तान तक आ गए। तभी एक अजीब चीज ने उनका ध्यान खींचा। चारों ओर घना अंधेरा था। उनके बिल्कुल पास ही कुछ हिलता हुआ दिखा। दोनों सतर्क हो गए। छठी इंद्रिय ने उन्हें सचेत कर दिया। यहाँ कोई तीसरा भी है, फुसफुसाते हुए आनंद ने कहा। भाई दीपक, जरा एक तीली जला तो। दीपक अब तक धूम्रपान की आदत छोड़ नहीं पाया था। उसने माचिस निकाली और एक तीली जलाई। हल्की रोशनी में उनकी नजर एक कब्र पर पड़ी। वहां एक आदमी कब्र खोद रहा था। दोनों चौंक गए। पहले भी गांव में कब्र से लाशें चोरी होने की खबर सुनी थी। तो क्या इसके पीछे यही आदमी था? दीपक फुसफुसाया, भाई, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, चलो। पर तब तक उस आदमी की नजर उन दोनों पर पड़ गई। दीपक ने चेहरा देखा और चौंक कर कहा, अरे जाफर। जाफर उठ खड़ा हो गया और कहा, अरे तुम लोग, मैं तो समझा कोई गांव का मुखिया आ गया। दीपक ने गुस्से में कहा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? जाफर हंसते हुए बोला, शायद 2 महीने हो गए। पर क्यों? कब्र खोदना, लाश चुराना तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी? यह बातें अमीरों के लिए होती है भाई। हमारे लिए कोई कानून नहीं बना, समझे? लेकिन छोड़ो ये सब। कल मैं अपने घर में क्या खाऊंगा, कोई ठिकाना है? तू कानून दिखा रहा है। हमारे लिए कभी कोई कानून बना ही नहीं जो हमारी गरीबी मिटाए। नहीं तो तुझे यही रास्ता अपनाना पड़ा। गांव के आसपास के 4-5 अस्पतालों में अब नया मुर्दा घर बना है। वहां के कुछ लोग बोल रहे थे, अगर मैं लाशें चुरा कर उन्हें दे दूं तो मोटा पैसा मिलेगा। पैसा 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 ही सब कुछ है। इसी के लिए ये सब कर रहा हूँ, समझे? जाफर ने अपनी जेब से कुछ निकाला। माचिस की रोशनी धीमी पड़ रही थी। दीपक ने एक और तीली जलाई। जैसे ही रोशनी हुई, दोनों चौंक गए। जाफर के हाथ में मोटी रकम थी। आनंद फटी आंखों से देखता रह गया। इतना इतना पैसा, इतना पैसा तो कभी देखा ही नहीं। मेरे साथ काम करेगा? आनंद और दीपक चौंक गए। क्या? यकीन नहीं हो रहा। जाफर बोला, देख, काम तो मैं पहले से कर रहा हूँ, पर अकेले
एक साथ 5-6 लाशें चुराकर अस्पताल पहुंचाना मुश्किल है। अगर तुम दोनों मेरे साथ मिल जाओ तो हम कई लाशें चुरा सकते हैं और सीधा अस्पताल में बेच सकते हैं, और जो पैसा मिलेगा बराबर बराबर बटेगा। आनंद और दीपक सोच में पड़ गए। जाफर ने फिर कहा, देख, तेरे घर की हालत मुझे पता है, इसलिए कह रहा हूँ, मेरे साथ काम कर, फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। आखिरकार दोनों ने हामी भर दी। आनंद और दीपक जाफर के साथ लाशें चुराने लगे। कब्र खोदते, लाशें निकालते और चोरी छिपे अस्पतालों के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में बेच देते। हर बार उनके हाथ मोटा पैसा लगता। आज बहुत दिनों बाद वे फिर से एक लाश के लिए इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था आज एक शव को दफनाने के लिए लोग कब्रिस्तान में आएंगे। कैसे पता? क्योंकि जिसे दफनाया जाएगा वो उनका जाफर ही था, जो कल एक हादसे में मारा गया था, और आज उसके अपने ही घर वाले उसे दफनाने आ रहे थे। धीमी प्रकाश की लौ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। दीपक फुसफुसाया, वे आ रहे हैं, मैंने सही कहा था। देख, रोशनी हमारी ही तरफ आ रही है। जरूर वे लाश को ही ला रहे हैं। इतनी लंबी प्रतीक्षा का फल अब मीठा होने वाला है। दीपक धीमे से हंस पड़ा। दीपक की बात सुनकर आनंद बोला, हमें अब छिप जाना चाहिए। दूर से लाश पर नजर रखनी होगी। जैसे ही वे दफना कर चले जाएंगे, हम अपना काम कर देंगे। आखिरकार जाफर की लाश को कब्र में उतार दिया गया। लेकिन एक अजीब बात हुई। जो लोग उसे दफनाने आए थे, वे एक कदम भी नहीं हिले। आज वे पूरी तैयारी से आए थे। उनमें से एक आदमी बोला, प्रकृति चाहे जितनी भी तूफानी हो जाए, आज हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जिस तरह लाशें चोरी हो रही है, हमें यहाँ से हटना नहीं चाहिए। हम अपनी लाश को चोरी नहीं होने देंगे। उधर बादलों की गड़गड़ाहट तेज हो गई। दीपक धीरे से फुसफुसाया, आनंद, ओ आनंद, देख उधर, ये लोग टस से मस नहीं हो रहे। आनंद बुदबुदाया, हाँ हाँ, मैंने भी यही सोचा था कि जैसे ही ये लोग चले जाएंगे, हम अपना काम कर देंगे। लेकिन नहीं, और ऊपर से बारिश की मोटी मोटी बूंदें भी गिरने लगी है। अब हमारी योजना कामयाब नहीं हो पाएगी। जो लोग लाश लेकर आए थे, वे बहुत सतर्क थे। बारिश में भी वे पहरा दे रहे थे। कोई छाता ताने खड़ा था तो कोई तिरपाल के नीचे बैठा लाश की पहरेदारी कर रहा था। वे लाश को दफनाने के बाद भी वापस नहीं गए। समय बीतता गया और फिर तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आनंद और दीपक अब भी पेड़ों की आड़ में छिपे सब देख रहे थे। लेकिन कब तक और कितनी देर? प्रकृति आपदा बढ़ती जा रही थी। अगर वे लोग अब भी नहीं गए तो जाफर की लाश आज उनके हाथ नहीं लग पाएगी, और अगर लाश न मिली तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। परिस्थिति देखकर आनंद बोल उठा, अरे, लोग तो यहाँ से हट ही नहीं रहे। जिस तरह से पूरी तैयारी करके बैठे हैं, लगता नहीं कि ये आसानी से जाएंगे। और फिर इस गांव के लोग अब बहुत चालाक हो गए हैं। पहले था लाश को लाकर दफनाया और चले गए, लेकिन आजकल इस तरह लाशें निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। तूने सही कहा। जरा देख तो सही कैसे इस तूफान और बारिश के बीच तिरपाल सिर पर लेकर बैठे हैं, कैसे पहरा दे रहे हैं छिपकर। यह सब देखकर आनंद और दीपक और भी ज्यादा परेशान हो गए। चल आनंद, इस बारिश में हम ये काम नहीं कर पाएंगे। रात को फिर से यहाँ आना होगा, तब लाश को अपने साथ ले चलेंगे। वैसे भी पूरा शरीर भीग चुका है। अगली बार आते समय कम से कम एक छाता तो लेकर चलना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो चलो, अभी के लिए हटते हैं। तूफान और बारिश के बीच दोनों वापस लौट गए, अधूरे सपने के साथ। दोनों अपने अपने घर खाना खाकर सो गए। रात काफी गहरी हो चुकी थी। आनंद को बाहर से
किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। आनंद, आनंद, ओ आनंद। घर के अंदर से आनंद धीरे से फुसफुसाया। अरे, ये तो दीपक की आवाज है। आ रहा हूँ दीपक भाई, रुक जरा। आनंद जल्दी जल्दी बिस्तर से उठा, हाथ में टॉर्च लेकर बाहर निकला और बोला, आ गया तू, सब ठीक है ना? दीपक बोला, हाँ हाँ, सब ठीक है। बारिश अब पहले से कुछ कम हो गई है, जल्दी चल वरना देर हो जाएगी। हल्की हल्की बूंदाबांदी के बीच दोनों गांव के कच्चे रास्ते से कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगे। मकसद सिर्फ एक था, जाफर की लाश को कब्र से बाहर निकालना। लंबे समय के बाद जाफर के घर वाले और गांव के लोग वहां से लौट चुके थे। अब कब्रिस्तान खाली था, लेकिन जैसे ही वे कब्र के पास पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कब्र तो पहले से ही खुदी हुई थी। मतलब कोई पहले ही लाश चुरा कर ले गया। दीपक भाई, ये क्या हुआ? यह कहकर आनंद पीछे मुड़ा और फिर झटके से ठिठक गया। ये क्या? दीपक को ऐसा क्यों लग रहा है? उसकी आंखें अजीब तरह से गोल गोल घूम रही थी। शरीर भी पीला सुनहरा सा पड़ गया था। आनंद लड़खड़ाती आवाज में बोला, क्यों रे दीपक, तेरा शरीर ऐसा क्यों लग रहा है? तू ठीक तो है? दीपक के होठों पर हल्की मुस्कान आई। फिर उसने धीरे धीरे कहा, भाई मैं तो ठीक हूँ, पर तू अब ठीक नहीं रहेगा। आनंद चौंक जाता है। यह क्या कह रहा है? दीपक, यह तो दीपक की आवाज नहीं है। फिर वह डर के मारे सिहर उठता है। आनंद के हाथ से छाता गिर जाता है। उसके मुंह से केवल एक नाम निकलता है, जाफर। आकाश और हवा को चीरते हुए दीपक की हंसी गूंजने लगती है। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगता है। आनंद समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है दीपक के साथ यहाँ आकर, क्योंकि जो उसे अपने घर बुला रहा था वह दीपक था ही नहीं, बल्कि जाफर था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जाफर तो अब रहा ही नहीं। जाफर उसकी तरफ देखकर हंस रहा है। यह कोई सामान्य हंसी नहीं है, यह एक पिशाच जैसी हंसी है। आनंद का पूरा शरीर सिहर उठता है। हकलाते हुए वह कहता है, तुम कौन हो? क्यों डरा रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? तू हैरान हो रहा है ना? तू सोच भी नहीं सकता था कि मैं फिर से तेरे सामने खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन क्या करूँ, तुमने ही तो मेरे साथ धोखा किया था। फिर क्या मैं तुम्हारे पास आकर खड़ा भी नहीं हो सकता? आनंद की शक्ल बदल जाती है। वह चुप रहता है। आनंद कहता है, विश्वास करो जाफर, मेरा कोई दोष नहीं है। उस साले दीपक ने मुझे भड़काया था। तुम मुझे गलत मत समझो जाफर। आनंद इतना कहकर चुप हो जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आनंद और ज्यादा डर जाता है। सामने खड़ा जाफर कहता है, किसे ढूंढ रहे हो? दीपक को। दीपक कभी तुम्हारे पास आया ही नहीं। मैंने ही दीपक के रूप में तुम्हें यहाँ बुलाया था। अब बताओ क्यों उस दिन तुमने मुझे मारा था? मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, तो फिर क्यों? जाफर, सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश था। लेकिन जब मुझे दीपक ने कहा कि अगर तुम रास्ते से हट जाओ तो हमारे दोनों के पैसे का आंकड़ा और बढ़ जाएगा, तब मैं उस लोभ को रोक नहीं सका। हमारे घर की हालत तो तुम जानते हो। वह बात पूरी नहीं कर पाया। जाफर चीख कर कहता है, और मेरे घर की हालत? मेरे घर में मेरी माँ की क्या हालत है तुम्हें पता है? घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। इस लाश चोरी के रास्ते से कमाई करता था, लेकिन पता है क्यों? सिर्फ मेरी जन्मदात्री माँ के इलाज के लिए। तुम लोगों ने मुझे मार डाला। याद आता है आनंद, जब कल रात तूने मेरे पेट में चाकू मारा था? उससे पहले क्या कहा था, याद है? तुम लोगों को अब मेरी कोई जरूरत नहीं। तुम हट जाओ तो तुम्हारा पैसा भी हमें मिल जाएगा। तुम इतने बड़े बेईमान बन सकते हो? तुम लोग इंसान नहीं हो। जीने का कोई हक नहीं है तुम्हें। आनंद बोला, मुझे माफ कर दो जाफर, मेरी गलती हो गई। जाफर अचानक दोनों हाथों से आनंद की गर्दन दबा लेता है और फिर धीरे धीरे उसका गला मरोड़ देता है।
कुछ देर बाद आकाश का हाल अच्छा देख दीपक आनंद को बुलाने उसके घर आया। आनंद को ना पाकर दीपक सोचता है आनंद अकेले ही लाश चुराने चला गया, मेरे लिए इंतजार ही नहीं किया। नहीं, ये तो सही नहीं किया आनंद ने। कीचड़ में पांव तेजी से मारते हुए दीपक कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचते ही अचानक वह रुक गया। वह जैसे ही वहां खड़ा हुआ, टॉर्च की रोशनी में देखा उसका दोस्त आनंद वहां पड़ा हुआ है और उसकी गर्दन मरोड़ी हुई है। बस उसका निर्जीव शरीर नीचे पड़ा था। वह जैसे ही वहां खड़ा हुआ, टॉर्च की रोशनी में देखा उसका दोस्त आनंद वहां पड़ा हुआ है और उसकी गर्दन मरोड़ी हुई है। बस उसका निर्जीव शरीर नीचे पड़ा था। यह देखकर उसकी आंखें काफी ऊपर उठ जाती है और फिर जो उसने देखा उससे उसकी धड़कन जैसे पल भर के लिए रुक गई। सामने खड़ा था एक भयंकर परिचित आदमी, जाफर। उसकी कब्र के ठीक पास खड़ा था। वह खतरनाक हंसी हंस रहा था। दीपक डर के मारे दौड़ना चाहता था, लेकिन नहीं, वह भाग नहीं पाया। उसके दोनों पैर जैसे कुछ में फंस गए थे। वह अपनी दोनों टांगों को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसमें वह असफल हो जाता है। अचानक एक लता ने उसके दोनों पैरों को मजबूती से लपेट लिया। धीरे धीरे वह लता उसे कब्र की तरफ खींचने लगी। दीपक चिल्लाकर कहता है, क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ! वह जोर जोर से कांपने लगा। दीपक अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त का मृत शरीर देख रहा था। क्या क्या उसकी तकदीर में भी वही अंजाम इंतजार कर रहा है? ऐसा ही अनुमान लगाया दीपक ने। फिर डरते हुए उसने कहा, मुझे माफ कर दो जाफर। मैं और कभी लाश चोरी नहीं करूंगा। जो कुछ किया है उसका सारा कुछ तुम्हारे घर में दे दूंगा। क्यों दीपक, तुम्हारे किए काम का परिणाम तुम्हें नहीं मिलेगा क्या? मैंने तुम्हें लाश चोरी करना सिखाया था और अब वही मेरी लाश चोरी करने आए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? चोरी नहीं करोगे? नहीं नहीं, चोरी नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। मेरी बड़ी गलती हो गई, लेकिन तुमने मुझे मारा। नहीं जाफर, नहीं। वो आनंद, उसी ने तुम्हें चाकू मारा। लेकिन दिमाग तो तुम्हारा था, इसलिए भागने का रास्ता नहीं है। यह बात अच्छे से समझ रहा है दीपक। दो हाथ जोड़कर उसने कहा, सभी सभी पैसों की लालच में किया जाफर, सभी पैसों की लालच में। ठीक है, जाफर ने दांत चबाते हुए कहा, लेकिन तुम तो आनंद का साथ दे रहे हो। तुम दोनों अपराधी हो, अपराधी। ठीक है, मैं तुझे एक और मौका देता हूँ। भाग, भाग और जा यहाँ से, और कभी इस रास्ते पर मत आना। अब दीपक ने जान लगाकर दौड़ना शुरू किया। उसे कब्रिस्तान से दूर कहीं जाना था। दौड़ते हुए दीपक का शरीर कांप रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह दौड़ रहा था, वैसे वैसे उसके कानों में वह खौफनाक हंसी गूंज रही थी। उस हंसी को सुनते हुए उसे जाफर का वह भयंकर चेहरा याद आ रहा था। उसके चेहरे पर अब तक हंसी थी और अब यह कब सुबह के 4 बज चुके थे उसे पता नहीं चला। वह रास्ते में कई बार गिरा, फिर भी उठकर दौड़ता रहा। आखिरकार वह अपने घर के सामने आकर रुका। फिर उसने जोर से दरवाजे को धक्का दिया। जब तक दीपक के पिता अशोक ने दरवाजा खोला, तब तक दीपक होश खोकर जमीन पर गिर चुका था। काफी देर बाद दीपक ने आंखें खोली तो उसने खुद को बिस्तर पर लेटे हुए पाया। बिस्तर छोड़कर घबराकर दीपक बैठ गया। फिर उसने अपने पिता को पुकारा। अशोक दौड़ते हुए आए। रात के अंधकार को काटते हुए दिन की रोशनी आई। तब आकाश भी साफ हो गया। अशोक ने कहा, क्या हुआ दीपक, अब ठीक हो? रात को कहाँ गया था, बोल? तेरा सारा शरीर गंदे सड़े हुए दुर्गंध युक्त पानी में सना हुआ था। दीपक कुछ नहीं कह पाया। क्या बोलेगा? वह चुपचाप खड़ा रहा। यह देखकर अशोक फिर से बोले, कल रात बड़ी घटना घटी। जानता है क्या हुआ? हमारे आनंद को कोई मारकर फेंक गया है। उसका शव हमारे गांव के उस बड़े इलाके में मिला है। क्या अजीब बात है जानता है दीपक? आनंद का शव ठीक ठीक हमारे जाफर मियाँ की कब्र के सामने पड़ा था।
दीपक कांपते हुए सोचता है, कल रात वह उस कब्रिस्तान से कैसे भागा था। कुछ देर बाद अशोक उठकर चले गए और ठीक उसी समय घर में प्रवेश करते हैं दिवाकर बाबू। यह दिवाकर बाबू इस छोटे से गांव के एक डॉक्टर है। गांव के लोग बीमारी होने पर उसे ही दिखाने जाते हैं। अशोक काका ने दीपक से कहा, तुम्हारे पिता से सुना कि तुम थोड़े बीमार हो, इसलिए तुम्हें देखने आया हूँ। तुम बैठो, इतना व्यस्त क्यों हो? दीपक अचानक दिवाकर बाबू के दोनों हाथों को जोर से पकड़ लेता है। फिर जो होता है वह पिछले रात के दुस्वप्न की पुनरावृत्ति होती है। दीपक देखता है कि धीरे धीरे दिवाकर बाबू का चेहरा बदल रहा है और उसके सामने तब तक एक बहुत ही परिचित चेहरा, वह चेहरा है जाफर। क्या सोचा था दीपक? मुझे तुझे छोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे तुझे मारने का इरादा था। तूने आनंद को मारने की बात मुझसे कही थी, इसलिए मैं तुझे इतनी आसानी से मौत नहीं दे सकता था। मैं तुझे तेरे घर आकर मारना चाहता था, इसलिए दिवाकर बाबू के रूप में आया। जब तक मैं तुझे मार ना लूं, तब तक मैं इस दुनिया को छोड़कर जा नहीं सकता। दीपक के गले से एक हल्की सी आवाज निकलती है। उसका शरीर बिस्तर पर ढीला पड़ जाता है। काफी समय बाद डॉक्टर दिवाकर को लेकर दीपक के पिता घर में प्रवेश करते हैं। घर के अंदर आते ही अशोक और दिवाकर बाबू चौंक जाते हैं। उन्होंने देखा कि दीपक बिस्तर पर कैसे अजीब तरीके से पड़ा हुआ है। उसकी आंखें फैली हुई है। डॉक्टर दिवाकर ने दीपक की नाड़ी की जांच की और बताया कि किसी अत्यधिक अज्ञात डर के कारण लड़के की दिल की धड़कन रुक गई है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। समाप्त। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।